कहानी की शुरुआत एक घने जंगल से होती है, जहां एक स्थानीय व्यक्ति एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ है और बहुत डरा हुआ नजर आता है। वह धीरे से एक कदम आगे बढ़ाता है, लेकिन जैसे ही उसका पैर एक सूखी टहनी पर पड़ता है, एक तीखी आवाज निकलती है जो जंगल की खामोशी को चीर देती है। तभी अचानक परछाइयों के बीच से एक डरावनी दहाड़ सुनाई देती है और वह आदमी तुरंत दौड़ पड़ता है। उसके पीछे एक भयानक जीव दौड़ रहा होता है। वहीं पास में कुछ और स्थानीय लोग ढोल बजा रहे होते हैं, जैसे कोई विशेष पूजा या अनुष्ठान कर रहे हों। ढोल की आवाजें पूरे जंगल में गूंज रही होती हैं। वह आदमी मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन जंगल के शोर में उसकी आवाज दब जाती है। वह अचानक गिर जाता है और उसी दौरान दूर एक तंबू में एक छोटी सी लड़की बैठी होती है, जो डर के मारे एक जानवर की खोपड़ी को घूर रही होती है। उधर जमीन पर गिरा हुआ आदमी लंबी सांस लेता है, लेकिन तभी उसके पीछे से एक डरावना हाथ बढ़ता है। वह घबराकर चाकू निकालता है और तेजी से पलटता है। तभी उसके सामने एक भयंकर आकृति वाला मॉन्स्टर आ जाता है, जो उसे गर्दन से पकड़कर बेरहमी से मार डालता है। उसी समय ढोल की आवाजें रुक जाती हैं और दूर बैठे स्थानीय लोगों को चीखें सुनाई देती हैं, जिससे उनकी पूजा में रुकावट आ जाती है। छोटी लड़की डर के मारे जोर जोर से अपने पापा को पुकारने लगती है। फिर दृश्य बदलता है। अब वही लड़की एक बूढ़ी औरत बन चुकी होती है। वह अपने कमरे में एक भयानक सपना देखकर जाग जाती है और बिस्तर से नीचे गिर जाती है। अंधेरे में उसे एक अजीब सा साया दिखाई देता है। वह घबराकर फोन उठाती है, लेकिन जैसे ही लाइट जलाती है तो उसे पता चलता है कि वह तो सिर्फ कपड़ों से भरा हुआ कोट स्टैंड था। फिर वह डरी हुई आवाज में अपनी नातिन क्ला को फोन करती है और कांपती हुई कहती है, वो मॉन्स्टर मुझे लेने आ गया है। दूसरी ओर क्ला परेशान होकर पूछती है कि क्या हुआ है, लेकिन नानी कोई जवाब नहीं देती। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि एक कार जंगल में चल रही है। कार में क्ला, ब्री और रयान बैठे होते हैं, जो शहर की ओर जा रहे होते हैं। रास्ते में उन्हें एक पुलिस ऑफिसर मिलता है, शेरिफ ब्रैडली। वह क्ला से बात करता है और बताता है कि कैसे वे लोग अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। क्ला बताती है कि 20 साल हो गए हैं उसे उस जगह गए हुए। रयान सुझाव देता है कि जीपीएस देख लें, लेकिन क्ला कहती है कि वह काम नहीं कर रहा। शेरिफ उन्हें भरोसा दिलाता है कि सब ठीक है और उसी समय उसकी गाड़ी में एक कैदी बेन बैठा होता है, जो शिकायत करता है कि गाना बहुत खराब है। शेरिफ मजाक में गाने की आवाज और तेज कर देता है। गाड़ी आगे बढ़ती है और थोड़ी देर बाद ब्री को दूर एक छोटा सा शहर नजर आता है। क्ला बताती है कि वे लोग लगभग अपनी मंजिल पर पहुंचने वाले हैं। रयान शिकायत करता है कि उसके मोबाइल से नेटवर्क चला गया है, तो ब्री हंसकर कहती है कि एक दिन वह अपने गेम्स के बिना भी रह सकता है। जब वे शहर में प्रवेश करते हैं तो शेरिफ पहले से उनका इंतजार कर रहा होता है। वह अपना परिचय देता है कि वह शेरिफ एल्किंस है। क्ला उसे नमस्ते कहती है और अपने बच्चों का परिचय करवाती है। रयान चारों ओर देखकर पूछता है, क्या ये वही जगह है? जबकि ब्री को यह सब कुछ नया और दिलचस्प लगता है। अचानक रयान देखता है कि बेन उसे घूर रहा है। ब्री हैरानी से पूछती है कि वह किसे देख रहा है। शेरिफ भी हैरान होकर क्ला से पूछता है कि उसकी नानी ने उसे कैलिफोर्निया से क्यों बुलाया। क्ला कहती है कि शायद नानी को नहीं पता था कि किसे फोन करना चाहिए। शेरिफ कहता है कि वो स्थानीय पुलिस को कॉल कर सकती थी। क्ला जवाब देती है कि उनके परिवार में आमतौर पर लोग अपनी समस्याएं खुद ही हल करते हैं। शेरिफ थोड़ा गंभीर होकर बताता है कि क्ला की नानी कुछ अजीब अजीब बातें कर रही थी। क्ला थोड़ा चौंक कर कहती है कि उसे तो ऐसा कुछ याद नहीं है। शेरिफ पूछता है, वेंडिगो क्या होता है? क्ला चुप हो जाती है, जैसे वो नहीं जानती। फिर वह पूछती है कि नानी कहाँ है और कहती हैं कि अब वह खुद उनका ख्याल रखेगी। तीनों घर के अंदर दाखिल होते हैं। क्ला नानी को आवाज देती है। रयान एक जानवर की खोपड़ी देखकर कहता है कि यह बहुत डरावनी लग रही है। ये वही खोपड़ी है जो फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई थी। सब मिलकर नानी को ढूंढने लगते हैं। रयान एक कमरे में जाता है। उसे कोई हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वह एक चादर को हिलते हुए देखता है, जैसे उसके अंदर कुछ हो। जैसे ही वह उसे चेक करने जाता है, वह चीज अचानक उसकी तरफ बढ़ती है। रयान डर के मारे नीचे गिर जाता है। जब वह उठता है तो पता चलता है कि वह नानी ही थी। जब बाकी सब कमरे में आते हैं तो रयान पूछता है कि वह ऊपर क्या कर रही थी। नानी कहती है कि उन्हें खुद भी नहीं पता। सब लोग लिविंग रूम में आकर बैठते हैं। एक पुरानी फोटो दिखाई जाती है जिसमें क्ला जवान होती है। नानी अपने बच्चों के साथ एक और तस्वीर खिंचवाती हैं और भावुक हो जाती हैं। रयान पूछता है कि क्या परिवार में और कोई जिंदा है। नानी उदासी से कहती हैं कि अब बस यही 3 बच्चे बाकी हैं। रयान मजाक में कहता है कि हमेशा जिंदा रहना तो अच्छा लगता होगा। नानी अफसोस से कहती हैं कि हमेशा जीने का मतलब है उन सब को खो देना जिनसे तुम प्यार करते हो। वह कहती हैं कि इतनी लंबी जिंदगी किसी को नहीं चाहिए, ये एक सजा जैसी होती है। अगले दिन क्ला नानी को आवाज देती है, लेकिन वह कहीं नहीं दिखती। सब लोग उन्हें ढूंढने निकलते हैं। रयान और ब्री खलिहान में जाते हैं
और आवाज लगाते हैं। रयान को कुछ अजीब लगता है और वह उस ओर चल पड़ता है। जैसे ही ब्री लाइट जलाती है, एक बड़ा सा पुतला रयान पर गिर जाता है। रयान जोर से चिल्लाता है और मदद मांगता है। ब्री भागकर आती है और पुतले को हटाती है। फिर रयान, ब्री और क्ला जंगल में जाकर नानी को ढूंढते हैं। थोड़ी देर बाद ब्री थोड़ा दूर चली जाती है। रयान अपने जूते साफ कर रहा होता है और शोर मचा देता है। अचानक एक बूढ़ी औरत उसके पीछे आती है। वह मुड़कर देखता है तो पता चलता है कि वह नानी है। वह डांटते हुए कहती हैं कि इतना शोर मत करो, इससे जंगल की आत्माएं परेशान होती हैं। फिर सब एक साथ वापस आ जाते हैं। रयान पूछता है कि वो वहां क्या कर रही थी। नानी कहती हैं कि वह कोई सुरक्षित जगह ढूंढ रही थी। सबको यह बात थोड़ी अजीब लगती है। फिर ब्री नानी से पूछती है कि उनके हाथ में जो है, क्या वह ड्रीम कैचर है। नानी हाँ कहती हैं और बताती हैं कि यह बुराई को अपने जाल में फंसाता है। रयान मजाक में कहता है कि अगर घर में इतने सारे ड्रीम कैचर हैं तो शायद बहुत सी बुराइयां भी होंगी। नानी गंभीर होकर कहती हैं कि सबसे बड़ी बुराई वेंडिगो है। वह बताती हैं कि जब कोई पाप इतना बड़ा हो जाए कि इंसान उसका न्याय न कर सके, तब वेंडिगो को बुलाया जाता है। कभी कभी ड्रीम कैचर उसे रोक लेते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। वेंडिगो कभी मरता नहीं, वो बस मारने के लिए जीता है। जब सब घर वापस आते हैं, क्ला अपनी नानी से पूछती है कि वह कहाँ थी। रयान मजाक में कहता है कि वह कब्रें देखने गई थी। फिर सब एक खोपड़ी को देखते हैं जिसे रयान छूने लगता है। इसके बाद वे सब खलिहान में जाते हैं ताकि क्रिसमस ट्री के लिए कुछ औजार निकाल सकें। जंगल में चलते हुए रयान पूछता है कि जीपीएस के बिना वे वापस कैसे जाएंगे। थोड़ी देर बाद सबको एक अजीब सी बदबू आती है और वे उसका पीछा करते हुए एक वीरान जगह में पहुंचते हैं। वे वहां पड़ी कुछ चीजों को देखते हैं। अचानक एक आदमी टक आकर रयान पर हमला कर देता है। दूसरा आदमी केविन कहता है कि वह क्यों दखल दे रहा है। फिर ब्री आकर कहती है कि चुप रहो। तभी एक तीसरा आदमी बेन आकर कहता है कि वह रयान को जानता है। वे लोग रयान को बांधकर जंगल में ले जाते हैं ताकि उसे मार सकें। ब्री चुपचाप उनका पीछा करती है। वे लोग रयान को कुएं में फेंकने ही वाले होते हैं कि ब्री एक पर हमला कर देती है और रयान को बचा लेती है। रयान नीचे गिर जाता है, लेकिन ब्री रस्सी काटकर उसे छोड़ा देती है और वे दोनों भाग जाते हैं। कुछ देर बाद शेरिफ आता है और पूछता है कि क्या हुआ। वह कहता है कि वह पहले से ही बेन को जानता है। ब्री कहती है कि उन्होंने हम पर हमला किया और हमारे पास बंदूक थी। शेरिफ कहता है कि बेन ऐसा नहीं कर सकता। रयान अपने घाव दिखाकर कहता है कि वे झूठ बोल रहे हैं और शेरिफ भी उनके साथ मिला हुआ है। नानी गुस्से में कहती हैं कि बहुत हुआ और शेरिफ को घर से निकल जाने को कहती हैं। रयान डरा हुआ होता है, लेकिन ब्री उसे दिलासा देती है। ये वही रात है जब रयान को फिर से उस खोपड़ी से आवाज सुनाई देती है। उसकी नानी उसकी मरहम पट्टी करती हैं और उसे नींद की दवा देती हैं। रयान सपना देखता है कि कोई घर के पास आ रहा है। जब वह जागता है तो देखता है कि उसके सारे जख्म ठीक हो चुके हैं। नानी आकर कहती हैं कि खोपड़ी उसके दुश्मनों के डर को खत्म कर सकती है, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। रयान पूछता है कि क्या आप उसे काबू में कर सकती हैं। नानी कहती हैं कि वेंडिगो को काबू नहीं किया जा सकता। रयान कहता है कि वे लोग उसे मार डालेंगे। नानी कहती हैं कि जब सब सो जाएं तो खोपड़ी ले आना। इसके बाद नानी एक दवा तैयार करती हैं और रयान को देती हैं। वह कहती हैं कि अब वो की आंखें तुम्हारी आंखें होंगी। रयान दवा पीकर एक पुतले के जरिए वेंडिगो को बुलाने की रस्म शुरू करता है। उसके हाथों से खून बहने लगता है और खोपड़ी पुतले से चिपक जाती है। नानी कहती हैं कि जब काम पूरा हो जाए तो वेंडिगो को वापस भेज देना और उसका नाम फिर कभी मत लेना। रयान वादा करता है। अगले दिन उसे लगता है कि यह सब एक सपना था। जब वह बाहर जाता है तो पुतला खड़ा दिखाई देता है। क्ला कहती है कि यह क्रिसमस के लिए ठीक नहीं है, इसे हटा दो। रयान पुतले को कब्रिस्तान ले जाता है, लेकिन जाते वक्त पुतला हिलता है और रयान की तरफ देखता है। रात को रयान वो की आंखों से देखता है। अब वेंडिगो बेन और उसके साथियों के पास है। बेन को लगता है कि कोई है, लेकिन वह कुछ नहीं देख पाता। जब वह एक बाल्टी को कचरे के गड्ढे में फेंकता है तो अंदर से आवाज आती है। जब वह देखने जाता है तो वेंडिगो उसे नीचे खींच लेता है। केविन उसे बचाने आता है। वह रस्सी डालता है और खींचता है, लेकिन वेंडिगो उसे दोबारा खींच लेता है। केविन वहां से भाग जाता है। रयान जागकर बाहर आता है और बेन के साथियों को बात करते हुए देखता है। केविन कहता है कि उसके दादा ने वेंडिगो की कहानी सुनाई थी, लेकिन टक गुस्से से कहता है कि अब वह बच्चा नहीं है। अचानक उन पर खून गिरता है और एक लाश पेड़ से लटकती दिखती है। वे सब डरकर भाग जाते हैं। रयान वापस आता है, नानी की बातें याद करता है और फिर ब्री के साथ घर लौटता है। घर में सबको लगता है कि रयान का बर्ताव अजीब हो गया है। रात को वेंडिगो रयान के शरीर में प्रवेश कर जाता है और वह शिकार पर निकलता है। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि टक अपने बेटे के साथ घर पर है। बेटे को कुछ अजीब सा महसूस होता है और टक लकड़ियां काट रहा होता है। रयान वेंडिगो की हालत में उस पर हमला करता है। बेटा यह सब देख रहा होता है
और रयान टक को मार डालता है। दृश्य बदलता है। हम देखते हैं कि रयान घर के बाहर किसी काल्पनिक चीज को खाने की कोशिश कर रहा है। ब्री अपने भाई का यह अजीब व्यवहार देखकर घबरा जाती है और तुरंत अपनी मां को बुलाती है। दोनों उसे तुरंत अस्पताल ले जाती हैं। डॉक्टर क्लेयर से बात करती हैं और पूछती हैं कि क्या रयान ने कभी कोई नशीली चीज ली है। क्लेयर कहती है कि उसने कभी कुछ ऐसा इस्तेमाल नहीं किया। डॉक्टर कहती हैं कि फिर भी कुछ टेस्ट कराए जाएंगे ताकि पक्का हो सके। ब्री जिद करती है कि उसका भाई नशे से दूर रहता है, लेकिन क्लेयर कहती है कि अब वह इस बारे में पक्के तौर पर कुछ नहीं कह सकती। अगली सुबह रयान कहता है कि चलो फिर से जंगल चलते हैं और क्रिसमस ट्री लाते हैं। ब्री डरी हुई होती है, लेकिन रयान उसे दिलासा देता है कि कुछ नहीं होगा और वह मान जाती है। वे एक पेड़ चुनते हैं और रयान उसे कुछ ज्यादा ही जोश से काटने लगता है, जिससे ब्री को उसका व्यवहार अजीब लगता है। लौटते समय ब्री बताती है कि नानी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और बाहर नहीं आ रही। वह कहती है कि उन्हें अब कैलिफोर्निया वापस जाना चाहिए, लेकिन रयान जिद करता है कि वह यहीं रुकेगा और ब्री को भी रुकने को कहता है। उसी समय एक गाड़ी आती है जिसमें केविन होता है, जो उन्हें दूर से देख रहा होता है। रयान गुस्से से उसकी ओर देखता है। जब दोनों बहनें बातों में लगी होती हैं, रयान नानी के लिए खाना लेकर जाता है। नानी उसे बताती हैं कि वो भूखा है और शिकार करना चाहता है। रयान पूछता है कि क्या आप इसलिए डरी हुई हैं क्योंकि आपने खुद उसे वापस बुलाया था। नानी कहती हैं कि उन पर एक पुराना कर्ज बाकी है। इसके बाद वह एक पुरानी सर्दियों की कहानी सुनाती हैं, जिसमें हालात इतने खराब थे कि उनके पिता को जिंदा रहने के लिए इंसानी मांस खाना पड़ा। बुजुर्गों ने वेंडिगो को सजा देने के लिए बुलाया। नानी कहती हैं कि उन्हें भी उसका अंजाम भुगतना पड़ा। उनके पिता ने उन्हें बचाने के लिए एक ड्रीम कैचर दिया, लेकिन वह उस श्राप को नहीं रोक सके। अब वे तब तक जिंदा रहेंगी जब तक वेंडिगो खत्म नहीं हो जाता। रयान कहता है कि वह उन्हें बचा सकता है और वेंडिगो को काबू कर सकता है, लेकिन नानी कहती हैं कि वह बस इंसानों का इस्तेमाल करता है। वो मानती हैं कि अतीत में उन्होंने भी उसे अपने फायदे के लिए बुलाया था और अब पछता रही हैं। वह रयान से कहती हैं कि इस श्राप को छोड़ दे, लेकिन रयान कहता है कि अब वह कमजोर नहीं रहा, अब वह कुछ भी कर सकता है। फिर वह वेंडिगो को बुलाने की रस्म शुरू करता है और केविन के पीछे निकल जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि केविन अपने ट्रेलर में फोन पर बात कर रहा होता है। तभी उसे नीचे से अजीब आवाजें आती हैं। अचानक ट्रेलर हिलने लगता है। वह चाकू लेकर भागता है और गाड़ी में बैठने की कोशिश करता है, लेकिन वेंडिगो गाड़ी को उठाकर जोर से पटक देता है। फिर वह दरवाजा तोड़कर केविन को बाहर खींच लेता है। केविन उसे चाकू मारता है, मगर वेंडिगो जल्दी से संभल जाता है। केविन जमीन पर घिसटते हुए भागने की कोशिश करता है, लेकिन वेंडिगो उसे फिर से पकड़ लेता है। चाकू उसकी टांग में घुसेड़ देता है और एक लोहे की चीज से उसकी टांगे काट देता है। जैसे ही वह आखिरी वार करने वाला होता है, रयान अचानक नींद से जाग उठता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि क्लेयर नानी की चिंता कर रही होती है और रयान ड्रीम कैचर इकट्ठा करके उन्हें खलिहान में रख रहा होता है। इसी दौरान शेरिफ की गाड़ी आती है और वेंडिगो चुपचाप उन्हें देख रहा होता है। शेरिफ बताता है कि उन लोगों की लाशें मिल गईं जिन्होंने बच्चों पर हमला किया था। बातचीत के दौरान वेंडिगो रयान के अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन रयान खुद को संभाल लेता है। शेरिफ कहता है कि रयान पर 3 हत्याओं का शक है। रयान गुस्से में कहता है कि उन्हें अकेला छोड़ दो और क्लेयर भी शेरिफ को जाने को कहती है। ब्री घबराकर अपने भाई से पूछती है कि क्या हो रहा है। रयान धीरे से कहता है, शेरिफ अब जिंदा नहीं रहेगा। ब्री कहती है कि वह ऐसी बातें न करे, लेकिन अचानक रयान वेंडिगो बनकर शेरिफ की गाड़ी के सामने आ जाता है। शेरिफ बाहर निकलता है और आवाजों की ओर जाता है, लेकिन वेंडिगो पीछे से आ जाता है। शेरिफ गोलियां चलाता है, लेकिन वेंडिगो पर असर नहीं होता। क्लेयर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वह उस पर भी हमला करता है। वेंडिगो शेरिफ को मार डालता है और क्लेयर को चेतावनी देता है कि अगर वह उसे रोके तो अगला नंबर उसी का होगा। इसी बीच क्लेयर नानी से कहती है कि यह सब तो बचपन की कहानियां थीं, लेकिन नानी कहती हैं कि यह सब सच है। वेंडिगो सिर्फ बुरा नहीं बल्कि बेहद खतरनाक है। क्लेयर पूछती है कि रयान को क्या हो रहा है। तभी वेंडिगो खिड़की में नजर आता है और दरवाजा पीटने लगता है। रयान कुल्हाड़ी और बंदूक लेकर ऊपर जाता है। वेंडिगो दरवाजा तोड़कर घर में घुस आता है। रयान दीवार में छेद करके भागने का रास्ता बनाता है और सब लोग पीछे के दरवाजे से बाहर निकलते हैं। वे कार तक पहुंचते हैं। रयान कहता है कि अब वह और नहीं छिप सकता। तभी वेंडिगो गाड़ी से बाहर आता है। क्लेयर उस पर लालटेन फेंकती है, आग लग जाती है और वे सभी खलिहान में छिप जाते हैं। तभी वेंडिगो आग बुझाकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। रयान उसे खूंटी से मारता है, लेकिन वह दरवाजा तोड़ देता है। ब्री उस पर ड्रीम कैचर फेंकती है और क्लेयर ट्रैक्टर से उसे कुचल देती है। वे मां के पास भागते हैं, लेकिन वेंडिगो फिर से हमला करता है। तभी नानी ताबीज लेकर वेंडिगो के सामने आ जाती है और उसे रयान को देती है ताकि वह वेंडिगो से मुकाबला कर सके। सब कब्रिस्तान की तरफ भागते हैं,
नानी जमीन पर बैठकर जिब्वे भाषा में कुछ पढ़ती हैं। रयान वेंडिगो पर हमला करता है, लेकिन वह बच जाता है। फिर जब वह दोबारा हमला करने आता है, नानी उसके चेहरे पर कुछ लगा देती है। वेंडिगो खुद को छुड़ाता है, नानी को पकड़ता है और नानी आखिरी शब्द कहकर खुद को चाकू मार देती है और वेंडिगो खत्म हो जाता है। अगले दिन वे सब नानी की कब्र पर जाते हैं। जब सब लौटने लगते हैं, रयान रुककर जंगल की ओर देखता है, जैसे उसे कोई देख रहा हो, और यहीं फिल्म का अंत हो जाता है।